हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और हम लोग देख रहे हैं आज एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले मेरे इस प्लेलिस्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस सीरीज़ के नोट्स वगैरह अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं एक नया कंस्ट्रेंट जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं किसी टेबल के अंदर और हम कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए वैल्यू नहीं देते हैं तो होता ये कि उसमें नल वैल्यू जाती है। पर अगर हम चाहते हैं कि नल वैल्यू ना जाए, कोई और स्पेसिफिक वैल्यू जाए, तब हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को। इसके पहले आप कुछ कंस्ट्रेंट देख चुके हैं, जैसे नॉट नल आपने देख लिया, यूनिक आपने देख लिया, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, और आज बारी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या कर रहा है? द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इज़ यूज्ड टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। तो जब भी उसके लिए वैल्यू नहीं आएगी, उस कॉलम के लिए रिकॉर्ड में वैल्यू नहीं आएगी, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर कंसिडर होगी। अदरवाइज तो जो वैल्यू आप रख रहे हो वही रहेगी। When you do not set default value, it takes null value until unless आपने not null constraint ना लगाया हो। चलिए, तो इसको कैसे करते हैं अप्लाई? तो एक तरीका सिंपल है, क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू। जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस दौरान आप किसी भी कॉलम पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखने के बाद आप वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं जो इस कॉलम की रहेगी। तो ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए। अगर आप टेबल को क्रिएट करते वक्त इस कंस्ट्रेंट को किसी, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, एम्प्लॉई पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉई का रिकॉर्ड इंसर्ट किया जा रहा है और उसकी सैलरी स्पेसिफाई नहीं की जा रही है तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट 10,000 मानी जाए। अब ऐसा करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चलना पड़ेगा MySQL पे, MySQL में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए लिखेंगे MySQL। आप जानते हैं MySQL में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़र होता है वो है रूट, और रूट यूज़र को सारे प्रिविलेजेस होते हैं। इसका पासवर्ड हमें एंटर करना पड़ेगा, जो मैंने एंटर कर दिया है। और अब हम लॉगिन कर गए हैं MySQL के अंदर। यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं स्टेटस क्या है। स्टेटस हमें यहाँ पर दिख रहा है, कनेक्शन आईडी हमें पता चल रहा है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी तक कोई भी डेटाबेस को हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो करंट डेटाबेस में ब्लैंक दिख रहा है आपको, बाकी बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना है। उसके लिए पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? शो डेटाबेसेस कमांड। और ये शो डेटाबेसेस कमांड के अंतर्गत हमें ये 5 डेटाबेसेस के बारे में पता चल रहा है, जिसमें से 4 तो पहले से ही बने होते हैं। DB1 नाम का हमने डेटाबेस बनाया हुआ है। इसमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए पहले इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लिखते हो यूज़ DB1 और ये डेटाबेस हो जाता है सेलेक्ट। डेटाबेस चेंज का मैसेज यहाँ पर आ गया है, जिसका मतलब डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब डेटाबेस सेलेक्ट हो जाने के बाद हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 2 टेबल्स पहले से बने हुए हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय टेबल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिखिए डिस्क्राइब कमांड और उसमें आप लिखिए एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय टेबल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बता देगा। और अगर आपको टेबल के अंदर का डेटा देखना है तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको पता चल जाएगा इस टेबल के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है। देखिए, कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ई के बाद एम भी कैपिटल बना दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसमें ये 5 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। अभी आप चाहो तो टेबल बनाते वक्त इस पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो टेबल बनाने के बाद भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टेबल बनाने के दौरान कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप ये एम्प्लॉय टेबल बनाते तो आप लिखते क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस यहाँ आएगा। देन यहाँ पर हम कॉलम का नाम लिख रहे हैं, EMP ID, उसका डेटा टाइप लिख रहे हैं, और फिर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि ये प्राइमरी की है। फिर हमने लिखा कॉमा लगा के नेम, जो कि दूसरा कॉलम है, फिर varchar, इसका डेटा टाइप हो गया, एज तीसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप इंट, और चौथा कॉलम है हमारा सैलरी, जिसका डेटा टाइप है फ्लोट, और इसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं 10,000। यस, तो इस तरीके से हम लोग सेट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें डेटा भी आपने रख दिया हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से चेंज कर सकें।
यानी कि हम इसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सके। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, चलिए उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल और इसमें फिर टेबल का नाम लिखिए एम्प्लॉय। ये इसके बाद हम लोगों को लिखना है फिर से ऑल्टर कीवर्ड। देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि एसक्यूएल में ये जो स्टेटमेंट्स है ना थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं अगर आप अलग अलग आरडीबी में सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। मतलब माईएसक्यूएल में आप इस तरीके से लिख रहे हैं, हो सकता है कि एसक्यूएल सर्वर में थोड़ा बहुत कीवर्ड्स इधर उधर चेंज होते हों, तो ये थोड़ा बहुत अंतर रहता है। इसलिए आपको हमेशा ये रेफ़र तो करना ही पड़ता है कि किस डेटाबेस के लिए आप काम कर रहे हो तो उसकी कमांड क्या है। पर मैं माईएसक्यूएल स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद फिर से ऑल्टर लिखना है, यानी डबल टाइम आपको ऑल्टर लिखना होता है यहाँ पे। और उसके बाद आप कॉलम का नाम बताइए जिस पर आप ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ कॉलम का नाम सैलरी, सैलरी पे हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। और सैलरी के बाद अब आपको सेट करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो यहाँ एक कीवर्ड यूज़ करेंगे आप सेट, सेट कीवर्ड के बाद आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको इस कॉलम की देनी है, दैट इज़ 10,000। तो मैंने यहाँ पे 10,000 दे दिया, दैट्स इट। ये हमने चेंजेस कर दिए हैं। हमारे बाय चांस इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स रखें उसमें सभी सैलरीज आप देख सकते हैं कि गिवन है, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें रूल वायलेट हो जाए, मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाऊं लेकिन फिर भी ना लग पाए? तो वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल रहा है कि अगर आपने वैल्यू स्पेसिफाई करी, ये चेक कंस्ट्रेंट जैसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही उसमें परमिसिबल रहेंगी, वैसा कुछ नहीं है। इसमें तो ये है कि आपने वैल्यू नहीं दी है, उस केस में ये 10,000 ट्रीट होगा, अदरवाइज उसमें नल चला जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पहले से इसमें नल होता और फिर मैं ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करता तो क्या होता। तो चलिए उसको भी एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को हटा के देखना पड़ेगा, या पहले मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता देता हूँ जिसमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10,000 चली जाएगी। पहले ये करके बताता हूँ, फिर मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा के भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी मैं इंसर्ट कमांड लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसमें हमें कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, EMPID, नेम, एज, और सैलरी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ इंटेंशनली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सैलरी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यूज़, और फिर यहाँ पे EMPID के अंदर मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ संदीप। देन अब मुझे देना है एज, एज मैंने मान लीजिए दे दी है 31, एंड मैंने वैल्यू नहीं दी है किसकी, सैलरी की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जगह पर 10,000 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 10,000 आया कि नहीं आया, उसके लिए मैं सेलेक्ट क्वेरी से टेस्ट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं संदीप का रिकॉर्ड सेकंड लास्ट रो में आ चुका है, EMPID 5 है, संदीप नाम दिख रहा है, 31 एज दिख रही है, और उसके आगे जो सैलरी है वो कितनी है, वो 10,000 है। तो ये हमारा सब कुछ सही चल रहा है। पर मान लीजिए कि मैं इस कंस्ट्रेंट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। अब इस कंस्ट्रेंट को कैसे हटाया जाएगा, तो आपको फिर से ऑल्टर कमांड लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको ऑल्टर कीवर्ड लिखना है, ऑल्टर कीवर्ड लिखिए, और फिर आप कॉलम का नाम बताइए जिस पर ये कंस्ट्रेंट लगा था। तो कॉलम का नाम हो जाएगा सैलरी। उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉप, जैसे यही कमांड होती है पर आपको सेट डिफ़ॉल्ट लिखना होता है, पर यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, ये ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। तो ये कंस्ट्रेंट हटा दिया गया है, अब ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो जैसे अगर मैं अब कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इंसर्ट करते वक्त मैंने सैलरी की वैल्यू नहीं दी, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज में चेंजेस कर देता हूँ। मैंने लिख दिया निकिता, एंड यहाँ पर एज भी कुछ दे देता हूँ लाइक 36, और सैलरी मैंने मेंशन नहीं करी है। अब जब मैंने सैलरी मेंशन नहीं करी है तो वो क्या बोल रहा है, फील्ड सैलरी डजंट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो ये नल लेना चाहिए इसको, इसने नल क्यों नहीं लिया, है ना। फील्ड सैलरी डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा दिया था, ठीक है, तो इस जगह पर उसे सैलरी लेना चाहिए था। एक बार हम डिस्क्राइब कमांड चलाते हैं,
डिस्क्राइब और टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहां पे कायदे से नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आप देख रहे हैं यहां नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्या आप इसमें नल वैल्यू रख सकते हैं? यस। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो भाई मैंने जब यहां पर वैल्यू भेजी ही नहीं सैलरी के लिए, तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू नल क्यों नहीं कंसिडर कर रहा है? तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू, जब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा दिया है ना, डिफॉल्ट सेट किया था उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा दिया, मैंने डिस्क्राइब कमांड चला के भी देख लिया, नल वैल्यू एक्सेप्टेबल दिखा रहा है वो। ठीक है, अब इससे कंफ्यूजन होता है, नल वैल्यू एक्सेप्टेबल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसमें वैल्यू रखने की कोशिश कर रहे हो और सैलरी के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उसे नल ले लेना चाहिए, पर वो नल नहीं ले रहा है। अब इसका रीजन हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर दिया तो अब कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसकी होगी ही नहीं, जबकि टेबल जब आपने बनाया था और उस पर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था, तो भी उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट था और उसकी वैल्यू थी नल। यानी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर टेबल में सभी वैल्यूज की डिफॉल्ट वैल्यू, सभी कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट होती ही है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट तो हमेशा पहले से ही एप्लीकेबल था, लेकिन क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली ड्रॉप कमांड चला दी, तो ड्रॉप कमांड के चलते वो जो पहले से नल वैल्यू एज अ डिफॉल्ट सेट थी वो भी हट गई। अब कोई डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नहीं है। गॉट इट? ये बात समझ में आई आपको? तो मतलब अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया और उसको ड्रॉप किया, जिस तरीके से हमने ड्रॉप किया, हमने कहा कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इस पर एप्लीकेबल अब नहीं है, तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है ही नहीं। तो जब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब अगर मुझे इसको सुधारना है तो कैसे करूंगा? मैंने लिखूंगा ऑल्टर टेबल, मतलब मुझे क्या चाहिए कि डिफॉल्ट वैल्यू नल हो जाए, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट करूंगा। सेट कैसे करते हैं? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर सैलरी, सेट डिफॉल्ट, और फिर मैं डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में नल लिखूंगा। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में 10,000 लिख रहा था, मैं डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में नल लिखूंगा। जब मैं डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में नल लिख दूंगा तो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ही सेट करी है नल। और यही होता था जब हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट थी। इसलिए जब कोई रिकॉर्ड आप इंसर्ट करते थे और उसके लिए किसी फील्ड के लिए वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते थे तो वहां पे नल जाता था, पर हमने क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा दिया था तो वो नल नहीं जा रहा। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी आप चाहें तो मैं एक बार इसको पूरा फिर से समअप कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए समझने में। अगर मैं अब यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा ना, जैसे अभी मैंने नल कर दिया, तो अभी मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो उसमें अगर सैलरी की वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ तो उसमें नल जाएगा। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट ही नहीं करा है तो हर कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल है। आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट कर दिया तो जो वैल्यू आपने सेट करी हुई है वो जाएगी अगर फील्ड के लिए वैल्यू नहीं भेजोगे रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त। ठीक है, और अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हटा दिया है, और हटा दिया है तो फिर अब है ही नहीं, नल वैल्यू भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, जबकि डिस्क्राइब कमांड करने से टेबल में वो दिखाता है कि नल वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में नल वहां एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू नल है ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने भाई जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया था उसको हटाना है और अब वापस से शुरुआत जैसा हो जाए कि डिफॉल्ट वैल्यू को नल माना जाए, तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए ऑल्टर कमांड हमने ये भी लिख के देखा। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी आपको बता रहा हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ पे मैंने लिख लिया 7, यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ रुचि, और एज में भी कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने सैलरी नहीं लिखा है, सैलरी की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या जानी चाहिए, नल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट कर दी है। तो ये देखिए मैंने एंटर किया। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई में इसके अंदर नल गया है, तो हम इसमें सेलेक्ट क्वेरी लगा के पूरा रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल वैल्यू स्टोर हुई है। सेकंड लास्ट रिकॉर्ड देखिए, सैलरी में नल वैल्यू दिख रही है, जिसका मतलब है कि शुरुआत जैसा हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं क्रिएट टेबल कमांड पे, ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू, और कैसे इस कंस्ट्रेंट को हटाया जा सकता है। हमने कुछ खास कंडीशंस के बारे में भी समझा डिफ़ॉल्ट में। अब आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और कमेंट्स तो आपको देने ही है। देखो, मुझे लगता है कि आप जब कमेंट्स देते हो ना, तो और उसको मैं पढ़ता हूँ, तो कई बच्चे लिखते हैं कि सर आप सीरीज़ बंद मत करिएगा, व्यूज़ भले ही कम आए लेकिन सीरीज़ बंद मत करिएगा, ये हमारे बहुत काम की आ रही है। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, किसी के तो काम आ रही है, तो फिर मैं कंटेंट बनाता चला जाता हूँ। वैसे तो मैं सीरीज़ को पूरा ही करूँगा, अभी सीरीज़ के और वीडियोज़ आने बाकी हैं। आप जुड़े रहिए, कमेंट देकर अपने सुझाव, अपनी बातें लिखते रहिए, ताकि इंटरेक्शन आपके साथ जारी रहे। और संडे को मैं लाइव आता हूँ, आपने अगर नहीं देखा हो तो संडे को रात को 9 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। उसमें आप कोई भी सवाल अपने करियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।